गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेज नंबर 20, पॉइंट नंबर 21, रिसीवेबल्स। Receivables are the amount which the firm has to receive from customer or from normal credit purchase by them, and the amount from customer or others who have signed formal promissory note. देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, receivables are the amount which the firm has to receive from customer। मतलब receivables की अमाउंट हमें फर्म को, जो बिजनेस वाले होते हैं उनको किससे लेना पड़ता है, कस्टमर्स से। Or for normal credit purchase by them, and the amount from customers or others have signed formal promissory notes। मतलब क्या होता है, जो कस्टमर हमसे सामान उधार में लेके जाते हैं तो हम उनसे एक प्रॉमिसरी नोट्स में साइन कराते हैं कि आप हमें इतने दिन के बाद पैसा देंगे। तो रिसीवेबल्स का क्या होता है, उसे हम रिसीवेबल्स कहते हैं। Thus, receivables includes accounts receivables, note receivables. Account receivables are amount that customer owes to the company for credit purchase। देखिए अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, इसकी अमाउंट हमें कस्टमर से मिलती है जो वो क्रेडिट परचेज करके जाता है उसका लिए। एंड नोट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ओज अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट। द अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर करेक्टली नोन एज रिसीवेबल्स। मतलब बोला जो अमाउंट हमें डेप्टर से मिलना रहती है और जो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट मिलनी रहती है उससे हम एक साथ अगर बोले तो क्या बोलेंगे, रिसीवेबल्स। अब हम देखते हैं पेबल्स क्या होते हैं। पेबल्स आर अमाउंट अ फर्म ओज बिकॉज इट परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर और वेंडर, एंड अमाउंट पेबल टू बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अ सिक्योरिटी और अ पर्सनल गारंटी। इसमें ये बोला जा रहा है, पेबल का मतलब ये होता है जब फर्म या बिजनेस वाले किसी से लोन लेते हैं या उधार में सामान खरीद के लाते हैं। The amount of money which is owed by a business to its suppliers, its account payable, and amount paid to bank, financial institution is called notes payable। बोला जा रहा है कि जब बिजनेस वाला किसी सप्लायर से सामान उधार में लेके आता है तो उससे हम अकाउंट पेबल कहते हैं, और जब हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके आते हैं तो उससे हम नोट्स पेबल कहते हैं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम मनी उधार में लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं। द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल कलेक्टिवली इज नोन एज पेबल्स। मतलब इसका मतलब ये होता है जो हमें पैसा क्रेडिटर्स को देना रहता है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिसे हमने उधार में लिया था सामान, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और बिल्स पेबल का इकट्ठे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेबल्स कहते हैं। अब चलिए हम पॉइंट नंबर 22 देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। A revenue expenditure is a cost that is expensed in the accounting year in which it is incurred. The expenses whose entire benefit is exhausted within the same financial year are treated as revenue expenditure। Revenue expenditure वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें उसी साल मिल जाता है। Those expenditures are recorded in trading and profit loss and account. These expenses do not increase the earning capacity of the business। देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि इससे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइप का खर्चा होता है जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं, इंक्रीज नहीं होती है। अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर और इम्प्रूव अ लॉन्ग टर्म एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिससे क्या होता है, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स होते हैं, उसका हम इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, उसमें कुछ सुधार करवा सकते हैं या उसे हम खरीद सकते हैं। द एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हम फर्नीचर, मशीनरी खरीदने में जो खर्चा करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर आर रिसीव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इसका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं मशीनरी वगैरह आप कम से कम 4-5 साल तक तो यूज़ करेंगी। देखिए इसमें आपको कुछ बोनस लर्निंग में पॉइंट दिया हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ clear understanding of revenue expenses and receipts, revenue, capital expenditure and receipt, because these have a direct impact on business profit and loss and financial position। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे बिजनेस में डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में।
These expenditures are of the nature of revenue expenditure, but the amount expended are huge whose benefit is derived or received over a number of accounting period. बोला जा रहा है जो इसका नेचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और जिसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे समय बाद मिलता है. जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिया है हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, जो आप खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो एडवर्टीजमेंट का इकट्ठे आपको बेनिफिट नहीं मिलता, बहुत सालों तक मिलता है, कस्टमर्स को बाद में पता चलता है तो वो आपके यहाँ सामान लेने आते हैं. Bad debts. It is always not possible in a business that the entire amount due from debtors may be received in full. Debtors क्या होते हैं, जिससे बिजनेस वाले को पैसा लेना होता है. क्यों लेना होता है डेप्टर्स? क्योंकि हमारी दुकान से सामान या सर्विसेज उधार में लेके जाते हैं. तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे उधार जिससे हमको पैसा लेना रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी हमें पूरा पैसा टाइम टू टाइम दे पाएँ. The amount which cannot be realized or recovered or collected from the debtor due to various reasons, and there is further no hope that such amount will be realized, then such amount is treated as bad debt. मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हमें डेप्टर से पूरी अमाउंट नहीं मिलती, जैसे उसको 1000 देना था वो हमें 500 ही दे पाया और हमें होप नहीं रहता है कि फ्यूचर में वो कभी हमको 500 और दे पाएगा, तो वो क्या हो जाता है, उसे हम बैड डेप्ट्स कहते हैं. बैड डेप्ट इज अ लॉस टू द बिजनेस. बैड डेप्ट्स क्या होता है, एक तरीके से लॉस होता है बिजनेस में. फॉर एग्जाम्पल ए मर्चेंट हैज़ टू रिसीव 600 फ्रॉम सोहन. एक कोई दुकान वाला है, उसको सोहन से 600 रुपये लेने हैं, बट ड्यू टू सोहन बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, मतलब कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया. ही कुड ओनली पे 400. देखो 600 से लेना था लेकिन वो हमें कितना दे पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 400 दे पा रहा है. हियर 600 माइनस 400 रुपीज़ 200 विल बी ट्रीटेड एज बैड डेप्ट. तो यहाँ पे हमें नुकसान कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है, तो 200 क्या कहलाएगा, हमारा बैड डेप्ट्स कहलाएगा. अब पॉइंट नंबर 27 में आते हैं. परचेज रिटर्न. व्हेन सम पार्ट्स ऑफ गुड्स विच हैज़ बीन परचेज्ड is returned back to the seller due to various reason, then this return of goods is known as purchase return या return outward. देखिए परचेज रिटर्न को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड. देखिए परचेज का मतलब क्या होता है, हम किसी से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, सप्लायर से, सेलर से या वेंडर से हम सामान जब खरीद के लाते हैं उससे हम परचेज कहते हैं. और उसके साथ जब परचेज रिटर्न मतलब हम जो खरीद के लाए हैं वो हमको शायद कुछ रीज़न से पसंद नहीं आ रहा है या ज़्यादा हम क्वांटिटी में ख़रीद लाए हैं, तो जब हम उसको वापस करते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं. चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. अब हम पेज नंबर 21 में आते हैं. सेल्स रिटर्न. When some part of the goods sold is returned by the purchaser due to various reasons, then such return of good is called as sales return or return inwards. देखिए जब क्या होता है, सेल्स का मतलब हमने किसी सामने वाले को सामान सेल कर दिया है. रिटर्न जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो कस्टमर हमसे सामान लेके गया था वो कोई भी रीज़न के कारण वापस कर दुकान हमारे भेज दिया या हमें रिटर्न कर दिया, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न. बेचा हुआ सामान जब वापस आ जाता है उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं. अब पॉइंट नंबर 29 देखते हैं. कमीशन. व्हेन अ पर्सन और अ फर्म रिसीव सर्टेन रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग द वर्क फॉर सम अदर पर्सन, देन सच अमाउंट रिसीव्ड इज टर्म्ड एज कमीशन. कमीशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन, कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म को क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है. रेम्यूनरेशन मतलब मनी के तौर पे ही मिलता है. फॉर डूइंग द वर्क फॉर सम अदर पर्सन, हम किसी और के लिए कुछ काम कर रहे हैं और हमें उसके बदले में कुछ अमाउंट मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उसे हम कमीशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एजेंट रिसीव्स कमीशन फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. देखिए जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मेन होल्डर होते हैं दुकान के, जो उनके एजेंट होते हैं, तो एजेंट को क्या मिलता है, जितना गुड्स वो बेचते हैं उनको उसके बदले में कमीशन मिलता है. सिमिलरली बैंक चार्जेस कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. अब क्या होता है, बैंक क्या करता है, कभी कभी बैंक में हम बोल देते हैं बैंक वाले को कि हमारे बिहाफ में सामने वाले को इतना पैसा दे दो, तो वो अपनी सर्विस के लिए कमीशन चार्ज करता है. दिस कमीशन इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. कमीशन के रेट होते हैं, मतलब इतने परसेंट, 10%, 5%, तो हमको फिर कैलकुलेट करना पड़ता है. चलिए हम देखते हैं 30. डेबिट. इन इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज डेबिट. बुक कीपिंग के लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। द पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जिसको बेनिफिट हो रहा होता है, जिसको एडवांटेज हो रहा होता है, उसे हम अकाउंट्स की बुक में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑफ द पर्सन हु वॉज प्रोवाइडेड सच बेनिफिट, मतलब जिस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा होता है उसे हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की बुक में डेबिट करते हैं। अब पॉइंट नंबर 31 देखते हैं, क्रेडिट। द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट। अब देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डेबिट, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। द पर्सन फ्रॉम whom the benefit has been received is recorded in the credit side of the books of account in the books of the person receiving the benefit। अब जो पर्सन बेनिफिट दे रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है। अब पॉइंट नंबर 32 में आते हैं, बुक डेब्ट्स। द बिजनेसमैन may receive money from various person. This amount may be due to various reasons such as sales of goods on credit, providing loan to person एंड ड्यू टू अदर रीज़न। मतलब बोला है कि बिजनेसमैन को बहुत जगह से पैसे मिलते हैं, बहुत टाइप के लोगों से पैसे मिलते हैं। शायद आपने किसी को सामान उधार में बेचा हो या किसी को आपने लोन या मनी प्रोवाइड किया हो। द टोटल ऑफ ऑल अमाउंट ड्यू फ्रॉम वेरियस पर्सन इज़ नोन एज बुक डेब्ट। बुक डेब्ट का मतलब ये होता है कि आपके इस साल मतलब किस को आपने आपके पास से मनी उधार में है, चाहे वो सामान आपसे उधार में लेके गया हो या आपसे मनी लेके गया हो, मतलब कितना पैसा किसी और के पास है, उसे हम कहते हैं बुक डेब्ट। फॉर एग्जांपल ऑन 31 दिसंबर अ मर्चेंट हैज़ टू रिसीव 25,000 फ्रॉम हिज डेप्टर्स। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी दुकान वाले को 25,000 रुपये डेप्टर से लेने थे। डेप्टर का मतलब होता है जो सामान उधार में लेके गया हो। एंड 2,000 फ्रॉम सोहन एंड 5,000 फ्रॉम मोहन। मतलब ये सोहन और मोहन को लोन मनी, मतलब उसको दोस्त होंगे तो मनी प्रोवाइड किया लोन के तौर पे। तो देखिए पूरे मतलब बुक डेब्ट कितनी होगी, 25,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 कितनी होगी बुक डेब्ट, 32,000। अब बात आती है अकाउंट्स की। In ledger, a separate account is open for each item of income and expense or for each person, where all transactions related to it are recorded at one place। अकाउंट एक ऐसी प्लेस होती है, अकाउंट एक ऐसा सेपरेट लेजर होता है जहाँ पे हम जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी एक्सपेंसेस होती है बिजनेस की, हम सबको रिकॉर्ड करते हैं और एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। द अकाउंट थस ओपन प्रोवाइड द एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईच टाइम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि इस समय में या एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने कितने इनकम, कितने खर्चे किए हैं, कितनी इनकम आई है। अब देखिए 34 पॉइंट है, अ डेटर हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट and is provided protection from court is called as insolvent। insolvent का मतलब होता है दिवालिया। डेप्टर मतलब जो हमसे सामान उधार में लेके गया है, अगर वो हमारा पैसा पे नहीं कर पा रहा है और उसको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गई, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो हम उससे पैसा नहीं मांग सकते हैं। अब आता है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट्स आर द अमाउंट ऑफ कैश अ बिजनेस टेक्स इन ड्यूरिंग एनी वन अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट्स आर कैश सेल्स, amount received on customers account, लोन और अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट्स। मतलब रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा मिलना। वो चाहे हम सामान बेच के या कोई एसेट्स हमने बेची है या हमने किसी को पैसा दिया है तो वो हमें वापस कर रहा है। रिसिप्ट्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन अमाउंट विच इज रिसीव फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। मतलब रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मतलब जिस चीज़ का बिजनेस करते हो उस सामान सेल करके अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको किससे मिलता है, आप जो गुड्स सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड कराते हो उसके बदले में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलती है। अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कैपिटल रिसिप्ट कब मिलती है, जब आप कोई एसेट्स जैसे फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सेल कर रहे हो, उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है। शेयर्स, डिबेंचर्स सेल कर रहे हो, उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। चलिए अब हम गेन में आते हैं। अगेन इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। गेन मतलब नॉर्मल ऑपरेशन के अलावा हमें जो मिलता है। गेन रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट्स। गेन हमें क्या मिलता है, जैसे हम एसेट्स सेल कर रहे हैं।
हम एसेट्स का बिजनेस नहीं करते हैं, हम एसेट्स हमारे पास कुछ पड़ी हुई है, फर्नीचर, बिल्डिंग, उसके बदले में हमें कुछ मतलब बिल्डिंग का सपोज करिए प्राइस था 2 लाख और उसको हम 3 लाख में बेच रहे हैं, तो हमें 1 लाख का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज नॉन ऑपरेटिंग और अदर रेवेन्यू। गेन मतलब क्या होता है, अदर रेवेन्यू अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हमें बिजनेस से नहीं मिल रहा है, मतलब हम जो गुड्स और सर्विस सेल करके नहीं ले रहे हैं, हम इसको कुछ अपनी एसेट सेल करके ले रहे हैं, तो ये होता है नॉन ऑपरेटिंग। थैंक यू।